आप जाने कि पौधे हम लोगों के लिए किस तरह से फायदे वाले हो सकते हैं। क्या जंतु भी हमारे लिए फायदे वाले हैं? लेकिन हमने जंतुओं के नुकसान भी बहुत देखे कि नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे कि हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो जंतु हमारे लिए बहुत से फायदे लेकर आते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है लाभदायक जंतु। अच्छा, जो लाभदायक जंतुओं के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले जो हम लोग आज जंतु के बारे में जानेंगे वो हम लोग पानी से शुरुआत करते हैं। पानी में कौन सा जीव रहता है? सबसे पहले क्या मछली हम लोग के लिए किसी तरह से फायदे की है? बहुत फायदे की है। सबसे पहले तो मछली आहार, बहुत सारे लोग मछली का आहार मतलब इसको खाते हैं। दूसरा, मछली का तेल, मछली के जो शल्क होते हैं ना, जो उससे शरीर ढका रहता है, उससे जेवर बनते हैं, उससे बहुत उससे डेकोरेटिंग चीजें बनती हैं जो नाखून के जैसे होते हैं, उससे कई तरह के जेवर और कई तरह के डेकोरेटिंग चीजें बनाई जाती हैं। बेल्ट जो बनती है ना, उनमें भी कभी कभी मछली की खाल को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उसका आहार और तेल, और जो मछली का तेल होता है उससे कई तरह की औषधि क्या होता है? दवा। कई तरह की दवाएं भी मछली के तेल में बनाई जाती हैं, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उनको मछली के तेल खाने की सलाह दी जाती है। और भी कई बीमारियां हैं जिसमें हम लोग मछली का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो मछली प्राकृतिक रूप से वहां मिलती है, कहां पर? नदियों में। और जहां पर मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ते हैं। क्या आप किसी मछली का नाम बता सकते हैं? रोहू मछली होती है, और कतला, लेबियो, ये सब मछलियों के नाम हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक केवल ये देखा है कि मछली को जिंदा को पकड़कर और उसका वो बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है या उसको पका के खाया जाता है। क्या आप लोगों ने कभी मछली का अचार सुना है? मछली का अचार भी बनता है, और मछली को सुखाकर उसका पाउडर वो भी मिलता है। मछली को सुखाया भी जाता है, मछली का अचार भी बनता है, मछली का जैसे चिप्स भी बनते। तो ये बहुत तरीके से मछली खाई जाती है। अच्छा, एक जगह मैंने बताया कि मछली हम लोग अपने आप जो और तालाबों में आती है और हम लोग उसको पकड़ते हैं। मछली पालन भी एक व्यवसाय है, जानते हो? मछली पालन, उसमें क्या किया जाता है? मछली के अंडे लेकर तालाबों में, पोखरों में, जहाँ पर आपको मछली पालन करना है, अपने घर में भी बड़ा सा गड्ढा करके खूब सारा पानी उसमें डालकर मछली पालन कर सकते हैं। और उसमें मछलियों के अंडे मिलते हैं, वो डाल दिए जाते हैं, और अंडों से अपने आप छोटी मछली से खूब बड़ी मछलियां होंगी, और आप ये अच्छा खासा व्यवसाय कर सकते हैं, मछली को पाल सकते हैं। एक बार जब हम लोग ऐसे मछली का पालन शुरू करते हैं, या पूरे देश के अंदर मछली पालन किया जाता है, जैसे आपने नाम सुना है हरित क्रांति। हरित क्रांति होता है हरा, हर चीज पेड़ उगाओ। हरित क्रांति का अर्थ होता है हरा। ऐसे अगर मछली पालन का धंधा हम लोग जिस शहर में ज्यादा होता है उसको कहते हैं नील क्रांति। क्या कहते हैं? नील क्रांति। नीला पानी होता है और मछली भी उसमें नीली दिखाई देती है, इसीलिए उसका नाम हमने रख दिया नील क्रांति। हरित क्रांति की तरह हरित क्रांति में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, नील क्रांति में मछली पालन किया जाता है। मछली हमारे लिए बहुत ही फायदे का व्यवसाय हो सकता है ना? कोई भी करना चाहे हो सकता है। अब मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी, इसमें आप लोग अलग अलग तरह की मछलियों को देखेंगे। दिख रहा है कितनी अलग अलग तरह की मछलियां हैं। इसमें बहुत सारी मछलियां खाई जाती हैं और बहुत सारी नहीं खाई जाती हैं।
देख रहे हो, अच्छी लग रही है। और एक और हम लोग उसका काम भूल गए, मछली सजावटी रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो गोल्डन फिश वगैरह दिख रही है ना, इनको हम लोग अपने घर में एक्वेरियम में कांच के बक्से में रखते हैं सजाकर। तो मछली सजाने का भी एक साधन है। मछली को खाया भी जाता है, मछली का अचार भी बनता है। तो देखिए मछली कितने काम की है, समझ गए? हाँ, एक जंतु जो हमारे काम का था। इसके बाद नंबर आता है चौपाए जानवर। चौपाए जानवर, चौपाए जानवर कौन से हैं? जिनका मांस खाया जाता है। मुर्गी के अंडे होते हैं, है ना? हम लोग मांस खाने वाले जानवर में सबसे बकरी, मुर्गी, भेड़ आदि का गोश्त। हाँ, भेड़ का भी खाया जाता है, लैम्स खाए जाते हैं। बकरी जो आप लोग मीट जिसको कहते हो, मांस कहते हो, वो इसी का ही बनता है। और क्या केवल मांस के लिए ही? दूध। जितने भी चौपाए जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब हमें दूध भी देते हैं और दूध से हम लोग विशेष प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। और जो हमने मुर्गी लिखा है, गाय, भेड़ ये गोश्त है इसके लिए, और मुर्गी दो तरह से काम आती है। एक तो मुर्गी का गोश्त खाया जाता है, चिकन, जिसको चिकन कहते हो आप लोग, और एक मुर्गी पालन होता है जिसमें मुर्गी पालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पढ़ो उसको, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म नहीं कहते हो? पोल्ट्री फार्म जहाँ पर कि झोपड़े के जैसे मुर्गी का घर बना होता है और उसमें मुर्गियाँ पाली जाती हैं। मुर्गियाँ क्यों पाली जाती हैं? अंडा देने के लिए, अंडे को बेचने के लिए। आप जानते हैं कि एक मुर्गी एक साल में कितने अंडे देती है? एक साल में 260। कितने? एक वर्ष में 260। तो एक महीने में कितने देगी? 30 से इसको भाग दे दे। नहीं, 260 तो वो हुआ ना एक साल के अंदर, तो 12 से भाग देंगे ना, तभी तो एक महीने का आएगा ना। तो 12 मतलब 20 करीब देती है एक महीने में, 20 या 22 अंडे एक महीने में। अगर एक अंडा कितने का बिकता है? 3 रुपए। देसी तो ज्यादा, 4 रुपए देसी अंडा। अगर वो 20 अंडे भी देती है तो 80 रुपए आपके एक मुर्गी कमा कर दे देगी आपको, है ना? बेचोगे तो मुर्गी पालन तो बहुत फायदे वाला है, क्योंकि 80 रुपए का आप खाना तो नहीं खिलाओगे उसको, अंडे तो वो ज्यादा देगी आपको। और जब वो बुढ़ी हो जाएगी तो उसको बेच देंगे। जब वो अंडा देना बंद कर देती है तो हम लोग उसको बेच देते हैं, उसका मुर्गी को खाया जाता है। फिर समझ गए? तो मांस भी खाया जाता है, मुर्गी का अंडा भी खाया जाता है, और मुर्गी पालन को हम लोग कहते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म बहुत लोग आसानी से बना लेते हैं। अच्छा, आपने ये तो जान लिया कि उसके अंडे खाए जाते हैं, लेकिन अंडे से बच्चा कैसे निकलता है? लार्वा नो, मुर्गी नहीं। मुर्गी देखो, जब मुर्गी अंडा देती है ना तो नीचे घास बिछी होती है। देखिए जमीन में तो देगी नहीं, टूट जाएगा, है? हाँ, तो घास देती है। और जहाँ पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ना, वहाँ बल्ब लगे रहते हैं, मतलब रोशनी होती है, उनके हीट मिलता है। और मुर्गी खुद अपने दोनों पर फैलाकर उस अंडे के ऊपर बैठती है, उसको गर्म करती है, उसको सेकती है। इसको सेकना कहते हैं अंडे को, है? और जब 20 दिनों के बाद वो मुर्गी में से चूजे, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, दिखाऊं मैं तुम लोग को? ये देखो, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं। हाँ, पीला तो है चार्ट पेपर अपना, तो पीले रंग के छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूजे
निकल आते हैं। और ये मुर्गी जो है ये अपने पर फैलाकर बिल्कुल उसको गर्म, जैसे रजाई ओढ़ते हैं ऐसे पैरों से उसको ढककर एकदम रजाई की तरह उसको रखती है और सेती है, उसको सेकती है, सेती है। फिर 20-21 दिनों के बाद मतलब उसमें से चूजा निकलता है। फिर चूजा धीरे धीरे बड़ा होकर मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। समझे कुछ? तो मुर्गी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। और 21 दिनों तक सेने के पश्चात, कितने दिन? 21 दिनों के बाद सेने के पश्चात उसका चूजा निकलता है। और फिर वो चूजा बड़ा होकर फिर अंडा देगा। तो आपने मुर्गी तो एक पाली थी या 2 पाली थी, और 1 साल के बाद तो आपके पास बहुत मुर्गियां हो जाएंगी। अगर बेचेंगे नहीं तो हम लोग, अगर मुर्गी ना बेचे हम लोग तो बहुत मुर्गियां हो जाएंगी ना भाई। 200 तो वही देगी अंडे, कितने? 260 अंडे तो वही देगी। तो 260 चूजे हो जाएंगे, फिर 260 और देंगे। तो ऐसे 1-2 मुर्गियों से हमारा पूरा घर भर जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद जो हम लोग आजकल रोज देखते हैं हम लोगों के क्लासरूम्स में भी, मधुमक्खी बहुत आ जाती है ना? तो क्या मधुमक्खी हमारे लिए फायदे की है? बस केवल एक ही काम करती है। हाँ, छत्ते से मोम, जो मधुमक्खी का छत्ता है उससे मोम बनती है, पिघलाओ तो। और शहद बनाती है। और तुम लोग विज्ञान के छात्र हो, विज्ञान की छात्राएं हो, आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर क्यों जाती है। आगे समझाओ इसको समझाओ। जो एक फूल, परागण होता है। परागण का मतलब है कि उसके परागकण एक फूल से दूसरे फूल पैर में चिपक जाते हैं और दूसरे को प्रकीर्णन कहते हैं, परागण। उससे वो फूल में बीज और फल उगते हैं। अगर ये मधुमक्खी ये काम ना करे ना तो बीज नहीं उगेंगे, तो फल नहीं उगेंगे। और दूसरा तो क्या करता, मालूम नहीं थी ना ये बात, जब मधुमक्खियां, तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। जो पराग कण होते हैं ना उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। इस विधि को कहते हैं हम लोग परागण, पॉलिनेशन। अगर ये ना हो तो नए बीज नहीं बनते, पौधे के अंदर नए बीज नहीं बने। नए बीज नहीं बनेंगे तो पेड़ कैसे बनेगा। और एक बहुत मैं रुचिकर बात, इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगी कि शहद जो सब लोग पसंद करते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, आपको मालूम है एक मक्खी जब अगर 1 किलो शहद अगर वो बनाती है तो कितनी बार वो पेड़ तक जाती है, कितने चक्कर वो लगाती है। आपने हर समय मधुमक्खी को काम ही करते देखा है, इसीलिए उसका नाम क्या है? पढ़ो। उसको समय नहीं है हमसे बात करने के लिए, उसको बिजी बी कह देते हैं। बिजी रहती है हमेशा, बिजी बी। हनी बी को बिजी बी भी कहा जाता है। सारा दिन वो केवल फूलों का रस चूस के, और उसके जो वो ऐसे वाला छत्ता होता है ना, ऐसे छत्ता होता है ना इसका, इनके अंदर जाकर ये षटकोण के जैसा, देखो ये है मधुमक्खी का छत्ते का डिजाइन, ऐसा होता है। इनके से पहले थोड़ा सा रस चूसती है, इसमें गिरा आती है, फिर रस चूसती है, फिर इसमें गिरा आती है। और ये गिराते 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 ये पूरे जितने भी ये षटकोण बने ये भर जाते हैं। जब ये भर जाते हैं, भारी हो जाते हैं, शहद इनके अंदर जमा हो जाता है। एक मधुमक्खी कितने चक्कर लगाती होगी बताओ? 10 लाख। कितने? 10 लाख चक्कर लगाती है 1 किलो शहद को बनाने। हम लोग तो मर ही जाएं अगर हम लोग 10 लाख चक्कर लगाएं, हम लोग की तो टांगे जवाब दे जाएंगे है? लेकिन वो मेहनत काम है, ऐसे ही नहीं करती है। बहुत तुम लोग बहुत जल्दी ना डर जाते हो, नीचे नहीं जाएंगे, दौड़ेंगे नहीं। मधुमक्खी से सीखो। 1 किलो शहद बनाने के लिए 10 लाख चक्कर
लगाती है, समझ गए। और पूरे छत्ता जो भरा हुआ हो उसमें कितना शहद निकलता है? 20 किलो शहद निकल सकता है। सोचो उसमें कितनी मक्खियां होती हैं। हाँ, एक साल में जो पूरा छत्ता भर जाता है। हाँ, और आजकल जो बाजार में हम लोग सामान खरीदते हैं, क्या वो सही होता है? क्या वो असली शहद होता है? गुड़ और चीनी का चाशनी को कह देते हैं कि शहद है। जो असली शहद होता है उसकी ये निशानी होती है कि उसकी एक बूंद अगर पानी में गिराई जाए, मतलब ग्लास में, तो वो तार की तरह नीचे जाता है, धागा जैसे तार बनती है। आप समझे मेरी बात को? जैसे ये हमने एक बूंद पानी की गिराई उसकी शहद की है, तो इसकी ये तार बन जाएगी ऐसे, मतलब ये तार बन के नीचे गिरेगा। और जो अगर इसमें गुड़ या चीनी मिक्स होगा ना, तो ये बूंद ऐसे बूंद नहीं रहेगी और ये पूरी ऐसे मिक्स हो जाएगी पानी के अंदर। कुछ समझे कि नहीं? जो असली शहद है वो ऐसे तार बनकर नीचे जाएगा, जो नकली शहद है वो उसी समय उसमें घुल जाए। तो जब भी आप शहद खरीदो तो उसका असली और नकली की पहचान करना। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। आप जानते हैं कि मधुमक्खियों को, जैसे आप लोग कुत्ते बिल्ली को पालते हो, ऐसे मधुमक्खियों को भी पाला जाता है। और मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। हाँ, मधुमक्खी के छत्ते से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। मोम बनता है ना, पॉलिश, रबर ट्यूब पॉलिश, हाँ, बहुत सारी चीजें हम उसके छत्ते से भी बना सकते हैं। और जो आप लोग को समझ नहीं आएगा, समझ तो क्या, आप लोग को हैरानगी होगी, जो आप लोग मेकअप करते हो, क्या लगाते हो? लिपस्टिक, वो भी इससे बनती है। छत्ते से, छत्ते को पिघला के उसके अंदर रंग और सुगंध मिला दिया जाता है। जो बेस होता है ना लिपस्टिक्स वगैरह का, वो भी इनसे बनता है, छत्ते से। मोम है ना, मोम जैसा ही तो होता है वो, वैसलीन इसी से ही बनता है। और इसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। क्या कहते हैं? और आप सब लोगों को मधुमक्खी की कहानी तो पता ही होगी कि उसमें एक रानी मक्खी होती है, बाकी सब श्रमिक होती हैं, उसके नौकर होते हैं। जो 10 लाख चक्कर लगाते हैं ना, वो उसके नौकर होते हैं। और जो रानी मक्खी होती है वो बच्चे पैदा करती है और छत्ते को खूब बड़ा करती है। और बाकी सब श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं, वर्कर होते हैं वो लोग, समझ गए? और रानी मक्खी का साइज भी बड़ा होता है मधुमक्खी के साइज से। ये तुम लोगों ने मधुमक्खी की एक लेसन पढ़ा है, क्लास 5th और 6th में मधुमक्खी का एक लेसन था। अच्छा, मधुमक्खी के बाद हम लोग आ जाते हैं, देखो, जो ठंडी जगह होती है, जैसे आजकल आ रही है, हम लोग क्या पहनते हैं? और शॉल और कंबल, ये कौन देता है? भेड़ से हमें ऊन मिलती है, ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, हम कई चीजें बना सकते हैं। हाँ, भेड़ के जो बाल होते हैं ना, उसको शेव किया जाता है, मतलब उनको काटा जाता है, फिर उनसे ये सब चीजें बनती हैं। हाँ, नहीं तो फिर रुक जाते हैं। अगर हम आपके बाल कटवा दे तो फिर नहीं आ जाते? हर साल फिर आ जाते हैं ये। हाँ, आराम से, जैसे नाई शेव करता है ना, आप लोगों ने हेयर कटिंग की दुकान में नाई को देखा, बार्बर को, कैसे वो करता है, ऐसे उनके शेव किए जाते हैं, पूरे बाल, इतने गुच्छे निकलते हैं, पूरे बाल। हाँ, और वहाँ मुलायम होती है बिल्कुल। आपको मालूम है सबसे अच्छी भेड़ कौन सी होती है? मैरिनो, ऑस्ट्रेलिया की, जिसका बना कंबल बहुत ही गर्म होता है। और मैरिनो वूल भी बहुत ही अच्छी होती है। ये सबसे जाती एक हमारे भारत में जो पाई जाती है वो पश्मीना होती है। भारत में जो सबसे अच्छी पश्मीना, आप लोग आजकल अपने गली में कश्मीरी लोग आते हैं ना, तो जब वो बहुत बारीक शॉल देंगे तो कहते हैं ये पश्मीना का बना है। पश्मीना एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है जिसके शॉल, स्वेटर्स बनाए जाते हैं। अभी ये हम लोगों के लिए जो भी मोटी खाल वाले जानवर होते हैं ना, या जिनके बाल होते हैं, उन सभी के बालों से हम लोग कंबल आदि बना सकते हैं। उनको शेव किया जाता है और ऐसे उनको फिर दोबारा आ जाते हैं बाल। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए तो इनको पाला जाता है। तो भेड़ को दो चीज के लिए पाला जाता है। एक तो स्वेटर के लिए हमें ऊन मिलती है, दूसरा उसका मांस भी
खाया, जैसे बकरी का खाया जाता है ऐसे भेड़ का। हाँ, दूध भी। जो सर्दियों वाली जगह है, पहाड़ी जगह जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे गाय भैंस नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो ठंड में मर जाएंगे ना, और उनके पैर भी ऐसे नहीं होते कि वो पहाड़ों पे चढ़ सके गाय भैंस, तो वहाँ पर भेड़ों को ही पाला जाता है। समझ रहे हो? वहीं भेड़ ही, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में ही होती हैं। अगर राजस्थान है तो वहाँ क्या होगा? ऊंट, तो ऊंट को भी शेव कर देते हैं, फिर उसके जो बाल होते हैं उससे मोटी मोटी रजाई वो कंबल बन जाती है। हाँ, ऊंट से भी बनती है। हर किसी से, जिसके भी रोएदार हल्के और बाल होते हैं, सबसे बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि ये फर जो लोमड़ी खरगोश होते हैं ना, इनके फर से भी कोट बनाया जाता है। और जब एनिमल मर जाता है तो इनकी खाल इतनी मोटी होती है कि इससे हम लेदर के जैकेट्स बनवाते हैं। और जो लेदर के जैकेट होते हैं कितने गर्म होते हैं पहनने में। जहाँ चमड़े का जैकेट आजकल देखते बाजार में मिलता है, जूते, बेल्ट, पर्स, चमड़े से कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। अब इसके बाद में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ। कितने बच्चे सिल्क की साड़ी को पसंद करते हैं? बनारस में नहीं देखा सिल्क की साड़ी? रेशम क्या होता है? वो किससे बनता है? असली रेशम जो होता है वो रेशम के कीड़ों से बनता है। और वो रेशम का कीड़ा किसमें बना है? रेशम के कीड़े से बनता है। और रेशम के कीड़े में क्या होता है कि जब जैसे तितली होती है ना, ऐसे एक रेशम का कीड़ा होता है। ये शहतूत पत्ते खाता है। किसके? शहतूत के पत्ते खाता है। शहतूत के पत्तों के ऊपर ही अंडे देता है। और फिर जब वो अंडा फूटता है तो उसमें से लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? ये देखो, ये शहतूत का कीड़ा, इसने अंडा दिया, अंडे से लार्वा निकला, और लार्वा ये ऐसे रेंगने वाला कीड़ा होता है, ये पत्तों को खाता है। और कुछ दिनों के बाद जब लार्वा खा के खूब मोटा हो जाता है तो ये खाना खाना बंद कर देता है। और खाना खाना बंद कर देता है और पता है क्या करता है? अपने मुंह से एक धागा निकालता है, चिपचिपा गोंद के जैसा धागा निकालता है, और वो अपने चारों तरफ लपेटना शुरू कर देता है। समझ गए? जैसे मुंह से धागा निकला और उसको, जैसे ये अंडा है, ये वो है, इसके चारों तरफ ऐसे अपने आप को वो कीड़ा छोटा होता जाता है और अपने आप को उसके अंदर बंद कर देता है। मतलब धागे के अंदर अपने घर बना लेता है, अपने चारों तरफ लपेट। जैसे सूतली या आपने ऊन का गोला नहीं देखा है? ऊन के गोले को आप कैसे लपेटते हो? ऐसे ऐसे लपेटते हैं, है ना? बस लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ। तो जो हाथ होता है, या अपन अंदर छोटा सा कागज रख लेते हैं, कुछ बेस बनाते हैं ना कभी कभी, तो वो तो ढक गया, बाहर तो ऊन ही हुई। इसी तरह से लार्वा छोटा हो गया, छोटा सा कीड़ा बन गया, और चारों तरफ ककून। अब उसको क्या कहते हैं? ककून। अब वो लार्वा नहीं कहलाता है। रेशम के कीड़े में सबसे पहले क्या बना? अंडा। अंडे से बना लार्वा, लार्वा से ककून, और ककून से फिर कीड़ा रेशम का, और कीड़े से फिर अंडा। तो ये है उसका जीवन चक्र। तो जब ये ककून होता है, जब वो धागा अपने पास लपेट लेता है, तो ये ककून जो है ये इसकी पत्ती के ऊपर चिपका होता है। ऐसे ऐसे देखो, धागे धागे हैं, तो ये ऐसे ऐसे चिपका है। तो जिसको रेशम के कीड़े की खेती करनी होती है या पालना होता है, वो लोग इन पत्तियों को तोड़ लेते हैं जिनके ऊपर ककून चिपके होते हैं, और उन ककूनों को उबलते हुए भाप में मतलब पानी के ऊपर जाली लगी होती है, उसमें डाल देते हैं। तो कीड़ा मर जाएगा कि नहीं? अंदर गर्म भाप जाएगी तो कीड़ा तो मर गया, ककून के अंदर जो कीड़ा था। फिर वो लोग उन मरे हुए ककून्स को बाहर निकालते हैं, और उसमें से जैसे रील होता है, उसमें से एक धागा निकालते हैं और उसको लपेटना शुरू कर देते हैं। और उन धागों से सिल्क की साड़ियां, सिल्क के स्कार्फ और सिल्क के जो अलग अलग कपड़े आप लोग पहनते हो, सिल्क की साड़ी बनती है, सिल्क के सूट्स बनते हैं, एक बहुत महीन एक सुंदर कपड़ा होता है, वो बनाया जाता है। अब आपने इतना तो जान लिया कि सिल्क कैसे बना। उसके मुंह से जो एक धागा निकला था, चिपचिपा पदार्थ, वो धागा बना, धागे से ककून, ककून से हमने
रेशम प्राप्त किया। लेकिन क्या जानते हो कि कितना मीटर ककून एक, हाँ बताओ बेटा, 700 से लेकर 1000 मीटर धागा किसमें से निकलता है? एक ककून से। एक ककून से तुलसी कितना लिखा है? 1000 मीटर धागा एक ककून से निकलता है। पहले के जमाने में जो हम लोग, जब अंग्रेज हम लोगों के देश में रहते, मतलब राज करते थे, तो जो हमारा कारीगर था वो ऐसे असली रेशम की इतनी अच्छी साड़ियां बनाते थे कि जब उस साड़ी को लपेटा जाता था तो उंगली की जो ये होती है ना गोला, मतलब अंगूठी का, उसमें से वो साड़ी पार हो जाती। तो आप सोचिए वो धागा कितना पतला। जिस रेशम की साड़ी जितनी पतली होती है ना वो उतनी महंगी होती है। जितना वो पतला सिल्क होता है वो उतना ही महंगा होता है। असली सिल्क, आजकल तो नकली सिल्क आ गया है। जो असली सिल्क की साड़ी होती है अगर उसको हम तय करें तो वो इतने से छेद में से पूरी साड़ी पार हो जाए। सोच सकते हैं आप लोग? ऐसा सच है, ऐसी हिस्ट्री में बताया गया है, ये सच है, ये कहानी नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि एक ककून से 1000 मीटर धागा निकलता है। हाँ, और बताइए एक साड़ी को बनाने में कितना लग जाता है? किसी को पता है कि एक साड़ी को बनाने में कितने ककून लगते होंगे? हजारों ककून लगते होंगे, क्योंकि एक धागा तो बहुत पतला है ना, तो उसको जब बगल बगल में जोड़ेंगे तब तो वो लूम्स पे कपड़ा बनेगा। तो रेशम की साड़ी में एक तरह से तो हम लोग हत्या ही कर रहे हैं। सिल्क की साड़ी पहन के इतने हजारों लाखों ककून्स को मार रहे हैं। इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग आपको बताएं, जानवरों का ही जो बात चल रही है। ये वाला जानवर किसी ने देखा है? चिड़ियाघर में देखा है। हाँ, गेंडा चिड़ियाघर में तो देखा है हम लोगों ने, वैसे तो नहीं देखा। चिड़िया, इसकी खाल बहुत मोटी होती है, इसको कितना भी सुई चुभोगे ना तो सुई अंदर ही नहीं जाएगी, कितना भी डंडा मारोगे इसको लगेगा ही नहीं। तो इतना मजबूत इसकी स्किन है, इसके सींग बहुत मजबूत होते हैं, इसके दांत बहुत होते हैं। हाँ, और इनसे हम लोग जो दांत होते हैं, जैसे हाथी दांत से जेवर बनते हैं, तो जो ये बड़े जानवर होते हैं इनकी खाल से, जो ढोलक जानते हो ना, इनके जो चमड़े की जो चीजें होती है ये इनसे बनती है। और ढाल जानते हो क्या होता है? ढाल, ढाल क्या होता है? ढाल, हाँ, लड़ाई के टाइम पे, हाँ, वो सब इनसे, मतलब यहाँ लगा देते तो उसमें तलवार नहीं घुसता है ना, जो ये आगे बांध लेते हैं ढाल। हाँ हाँ, इसकी बनी होती है, इसके गेंडे के खाल की। हाँ, इसी तरह की होती है, जिससे कि वो दूसरा जब वार करेगा। अब तो लोहे की भी ढाल बनती है, तो पुराने जमाने में हम लोग इसके चमड़े की भी ढाल बनाते थे, जिससे अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो हमें वो चोट ना पहुंचे। देखो ऐसा होता है इसका शरीर गेंडे का, बहुत ही मोटा, बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा। और ये 40 किलो आलू एक ही बार में खा जाता है, तभी तो इतना शरीर आलू जैसा है इसका, मोटा। हिप्पोपोटामस भी कहते हैं ना इसको हम लोग। अब हम लोगों ने कई सींग है, इससे तो है वो जो आप लोग चिड़ियाघर में दो जानवर एक जैसे हम लोगों को लगते हैं, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है, उसमें ये फर्क होता है कि इनका जो आगे का मुंह है ना, इसकी बनावट में फर्क होता है। हाँ, उसके दांत निकले होते हैं, और गेंडे में एक सींग आगे निकला होता है, ये इसकी पहचान होती है। बेटा वो गेंडा और हिप्पोपोटामस ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो हिप्पोपोटामस है वो दरियाई घोड़ा है, जो हम लोग चिड़ियाघर में देखते हैं। चिड़ियाघर में गेंडा भी होता है और दरियाई घोड़ा भी होता है, पानी के अंदर इन लोगों को हम लोग दिखाते हैं। और कौन सा जानवर है जो हमारे लिए फायदे वाला है? नहीं, और ये तो हो गए। सीप होते हैं, जमीन से निकलते हैं। आप लोगों ने एक, जैसे हमने रेशम के कीड़े का हमने बताया, हाँ, इसी तरह से लाख होती है ये वाली। आप लोग चूड़ियां पहनते हो ना, लाख की जो गिरते ही ये चूड़ी इस तरह की जो रंग बिरंगी जिसके बाद नग लगे होते हैं, वो लाख की चूड़ी जो होती है वो भी कीड़े से बनती है। आप लोग सोच भी नहीं सकते ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये देखो, ये है लाख का कीट है, ये राजस्थान में ज्यादा होता है। और वो क्या करता है कि किसी के ऊपर भी
ये इस तरह से मुंह से वो कुछ निकालता है, जैसे उसने धागा निकाला था तो ये मुंह से एक द्रव निकालते हैं और वो इसके ऊपर, जैसे आपने दीमक देखा है तो कैसे मिट्टी चिपक जाती है, ऐसे ये डंडियों के ऊपर इस तरह से ये चिपक जाता है। फिर इसको खुरच के निकाल दिया जाता है लकड़ियों पर से, खुरच के फिर पानी के साथ गूंद के इसको गर्म करके पिघला, मतलब जैसे इसको शेप देना चाहे हम उसका शेप दे सकते हैं। राजस्थान में लाख के छोटे छोटे खिलौने भी मिलते हैं, हाथी वगैरह, जिनके ऊपर मिरर्स लगा के वो लोग सजाते हैं। बिजली का सामान जो स्विच वगैरह होता है ना, ये भी लाख से बनता है, लेकिन लाख में एक कांच की जैसी क्वालिटी होती है, अगर वो नीचे गिर जाए तो टूट जाता है। जैसे हमने खूब सुंदर चूड़ी पहनी हुई है, कड़ा पहना है, लेकिन अगर वो गिर गया मेरे हाथ से तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये लाख भी हमें एक कीट से, जो आप लोगों ने पुराने जमाने के रिकॉर्ड देखे, ग्रामोफोन काले रंग की तो प्लेट जैसी होती है जिसको यूं सुई लगाते घूमने लगती, वो भी लाख के बनते हैं, वो भी लाख से ही बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो लाख एक कीट है, उससे भी हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को पूरा एक, बेटा एक मिनट आगे आ जाओ दुर्गेश, ये देखिए इसमें सारा कुछ बताया गया है पूरा आज लेसन का, कि हम लोग क्या क्या मतलब जंतु हमारे लिए फायदे वाले हो। इसमें सबसे पहले औरत को दिखाया गया मोती की माला पहनाई हुई है। मोती की माला मतलब समुद्री सीप जो होता है वो मोती देता है। मछली का तेल, ठीक है, परागण हो रहा है, मछली का तेल निकल रहा है, फूलों से परागण हो रहा है, मधुमक्खी। इसके बाद ये देखो भोजन, रेशम, रेशम के बाद हाँ बोझा ढोते हैं कि हम लोग हॉर्स और गधे घोड़े जानवर बैल इनकी गाड़ियां चलाते हैं, तो ये भी तो हमारे लिए फायदे की चीज हुई कि हमारा वजन, हमारी सवारी, घोड़ा गाड़ी घोड़ा सवारी के काम आता है। हाँ, और जिसके ये बोरे तो इसीलिए दिखाए गए कि इस पे उठाकर हम ले जाएंगे। जानवरों पे बोरे रखे जाते हैं और एक स्थान से दूसरे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और दूसरी खेती बाड़ी होती है, इससे जूते बनते हैं, चमड़ा बनता है, बैग्स बनते हैं, ऊन बनते हैं, और ये हम लोग उनको अपने मनोरंजन के लिए पालते भी हैं। लेकिन आजकल सब लोग के हमारे सरकार का भी और हम लोगों का भी ये कहना है कि जंतुओं को मनोरंजन के लिए पालना गुनाह है। अगर आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो, उस जानवर को मार रहे हो अपने मनोरंजन के लिए, जैसे बंदर डुगडुगी बजा के, जो आजकल ये जुल्म है, मतलब ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अन्याय कर रहे हो। तोते को पिंजड़े में बंद करना क्या अच्छी बात है? उसको खुले आसमान में छोड़ना है। ऐसे ही कुत्ते को जंजीर में रखना अच्छी बात नहीं। उसको शौक से पालिए, बड़ा करिए, लेकिन उसको जंजीर में न रखिए। ऐसे ही और कई हैं। कुत्ता हम लोगों के लिए रखवाली का काम करता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को सबको एक छोटी सी पोयम बताती हूँ कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है। पर्यावरण का करो शरण, वन जीवों, लिखो सब लोग, वन जीवों का छोड़ो भक्षण, जीवन है ही जीव व वन। इसी से हम लोग इस छोटी सी कविता से आज अपना लेसन समाप्त करेंगे। सब लोग इसको लिखो। और इस जीवन, जीव शब्द किससे बना है? जीव और वन। हाँ, जीवन, जीव और वन। हाँ, तो जीव, अगर हम लोग वनों को काट देंगे तो जीव कैसे बचेगा? बोलो इसका पोएम बोलो। धीरे धीरे। पर्यावरण का करो रक्षण, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर को बचाओ, उसकी रक्षा करो। मतलब शिकार करना छोड़ दो, वन जीवों का छोड़ो भक्षण। जीवन है ही जीव प्लस वन। जीवन शब्द किससे बना है? जीव प्लस वन। अगर हम वन ही काट देंगे तो केवल जीव कैसे रहेगा? क्योंकि जीवन मतलब हमारी जिंदगी, जीवन क्या होता है? लाइफ, हमारी जिंदगी, जीवन किससे बनी है? जीव से और वन से। अगर हम वनों को काट देंगे, अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, वो शब्द ही समाप्त हो जाएगा। तो इस पोएम को पढ़ेंगे, समझेंगे कि पर्यावरण को रक्षा करो,
जीवों को मत मारो, पेड़ों को मत काटो। समझ गए? थैंक यू।